फाइंड रेसिस्टेंस। अगर कोई क्यूबॉइड ही ले लेते हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स हो, जिसके डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हो, तो ये ए ले लिया, मान लो ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ठीक है। और करंट की डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस हो, करंट की डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन हो, तो पहला डायरेक्शन इधर से इधर है, ये फर्स्ट डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में I1 मान लो करंट निकल रहा, तो यहाँ पे R1 निकालना है। दूसरा इस डायरेक्शन से हो, कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा इस डायरेक्शन से हो, मतलब नीचे से ये ऊपर निकल रहा, I2। और तीसरा, और तीसरा बाहर से ऐसे जा रहा, मतलब फ्रंट से बैक होकर जा रहा है, I3। ठीक है, तो इन तीनों डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के लिए रेसिस्टेंस जो ऑफर होगा वो निकालना है अपने को। पहले R1 के लिए देखो बेटा, याद करो R1 हम लोगों ने क्या पढ़ा था। R1 इज इक्वल टू होता है रो टाइम्स L अपॉन एरिया, ठीक है। L कौन सा, जो लेंथ पे ये ट्रैवल कर रहा, तो अगर 1 के लिए देखें तो कितना लेंथ ट्रैवल करना है इसे, A लेंथ ट्रैवल करना। और एरिया कौन सा है इसके लिए, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला है। तो आप R1 क्या लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू रो इंटू A अपॉन बी इंटू सी के बराबर। सिमिलरली बाकी दोनों को भी ट्राई कर लीजिए। अब बाकी दो को निकाल लो, I2 की वैल्यू के कारण R2 कितना होगा, उसके लिए लेंथ है बी अपॉन एरिया हो जाएगा AC, जो सामने से अंदर जा रहा, फ्रंट से बैक जो जा रहा, उसके लिए अगर R3 देखा जाए, उसके लिए R3 देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, R3 हम लोग देख रहे हैं, तो कौन सा लेंथ है उसके लिए, C है, तो रो इंटू सी अपॉन ए बी के बराबर आ जाएगा। ये हो गया R3, R2 एंड R1 के बराबर। इसमें भी रेसिस्टेंस निकालना है अपने को। फाइंड रेसिस्टेंस, फाइंड रेसिस्टेंस, फाइंड रेसिस्टेंस। ये लेंथ है, ये A है, रेडियस इसका, और यहाँ का रेडियस B है। तो अपने को इसके लिए बताना है कि रेसिस्टेंस कितना होगा। दूसरा, सभी एक साथ डायरेक्टली लिखते चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाओ। दूसरा, अंदर का रेडियस R1, बाहर का रेडियस R2, ठीक है। ये दोनों आ, हाँ काफी है, इतना ही काफी है। इन दोनों का अपने को रेसिस्टेंस निकाल देना है। ट्राई करें। आओ, अगर इसके लिए अपने को रेसिस्टेंस निकालना है बेटा, है ना, चलो इसका भी 3-4 पार्ट और बना देते हैं, कोई बात नहीं। अगर इसके लिए रेसिस्टेंस निकालना है तो देखो बेटा, अपने पास एरिया याद करो क्या हो सकता है। एरिया वो होता है पाई R²। अगर R1 R2 हो तो हम लोग पाई इंटू R1 इंटू R2 भी लिख सकते हैं, जैसे इलिप्स के लिए हम लोग लिख लेते हैं कई बार। तो अब यहां पर जो एरिया है और लेंथ अपने पास L दिया है, इसका भी लेंथ L ही है मान लो, तो इसके लिए रेसिस्टेंस अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, रो इंटू इसका लेंथ अपॉन एरिया, पाई इंटू ए इंटू बी, पाई इंटू ए इंटू बी। अब इसके लिए अगर लिखा जाए, नीचे वाले के लिए रेसिस्टेंस लिखा जाए, तो रो इंटू एल अपॉन पाई, क्या हो जाएगा ये, कितने आर पार्ट वन से स्क्वायर करंट, माइनस आर टू स्क्वायर आर शायद वन से। R2 स्क्वायर आर टू माइनस स्क्वायर माइनस आर वन आर स्क्वायर। वन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में सवाल पूछ लिया जाता है कई बार, इसमें सवाल पूछ लिया जाता है कि मान लो बाहर का रेडियस 2R है, अंदर का रेडियस R है, अंदर का रेडियस R है, तो बताओ कितना रेसिस्टेंस होगा अगर लेंथ दिया है 2 मीटर का। अगर लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर का, तो 2 मीटर का लेंथ है, तो हम लोग रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकल सकता है आराम से। रो इंटू टू अपॉन कितना हो जाएगा ये, पाई 2R का स्क्वायर, यानी 4R² माइनस R², तो ये हो आर जाएगा स्क्वायर। कितना, 3πR² हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस।
याद करो हम लोगों ने जब क्लास के स्टार्टिंग या पिछले क्लास में ही बात किया था कि अगर रेसिस्टेंस है अपने पास, है ना, तो रेसिस्टेंस अगर है अपने पास तो वो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? शेप साइज पे डिपेंड करता था, मटेरियल पे डिपेंड करता था और टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो R इज इक्वल टू या रो एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर या टी माइनस टी नॉट के बराबर लिख सकते हैं। टी माइनस टी नॉट के बराबर लिख सकते हैं। अब क्योंकि क्या क्या है चीजें लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि R इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि R एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू R नॉट, जो कि इनिशियल वैल्यू है 1 प्लस अल्फा अल्फा डेल्टा टी को आप लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट के बराबर। अल्फा इज व्हाट, ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का टेम्परेचर से कैसा डिपेंडेंसी है? वो कुछ इस प्रकार का डिपेंडेंसी है। अगर इसको थोड़ा सा और हम लोग इस पे एक सवाल ही चलो कर लेते हैं, ठीक है, तो एक सवाल करते हैं इस पे। क्वेश्चन है, अ कॉपर कॉइल हैज रेसिस्टेंस has resistance of 20 ohm at 0 degree C, 20 ohm at 0 degree C, and resistance of 26.4 ohm at 80 degree C. Then find temperature coefficient of resistance, temperature coefficient of resistance of copper, resistance of copper, फाइंड करिए ये। देख बेटा, इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, इसको सॉल्व करें, अपने पास क्या दिया है? ये क्या है? अगर रेसिस्टेंस देखा जाए तो वो आर नॉट है अपने पास, तो आर नॉट की वैल्यू है 20 ओम। टेम्परेचर टी नॉट है अपने पास 0 डिग्री सी, आप चाहे तो इसको 273 केल्विन भी लिख सकते हैं या फिर 0 डिग्री सी भी लिख सकते हैं, दोनों में से क्योंकि डिफरेंस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर एट एनी टेम्परेचर दे रखा है 26.4 ओम के बराबर। कौन सा टेम्परेचर है वो? 80 डिग्री सी है, यानी 273 प्लस 80 डिग्री सी, इसको ऐड कर दो। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप 80 डिग्री सी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि डिफरेंस है। तो हम लोग लिखना चाहें तो अपने पास क्या है बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू आर नॉट। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, तो इसको अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट के बराबर। ठीक है, चलो अब इससे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। अल्फा निकालना है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 80 के बराबर। आर टी की वैल्यू है 26.4 के बराबर। ठीक है, 26.4 के बराबर, माइनस यहाँ पे आ गया 20 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाई 20, और अल्फा की वैल्यू और निकाली जाए तो 6.4 डिवाइड बाई 20 इंटू 80, ये आया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो और सिंप्लीफाई करना है, कर लीजिए। इसको हटा दो, ये यहां से यहां तक चला गया, तो इसको मैं और कितना क्या क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, करना स्टार्ट करो, आंसर आ जाएगा। 64 डिवाइडेड बाई 16 को इधर रख देता हूं मैं, 10 को भी रख देता हूं अलग, और 100 को इधर रख देता हूं। ठीक है, तो इसको देखा जाए तो ये 4 से जा रहा है, यानी आंसर आ रहा अपना 4 इंटू 10 का पावर -3 पर डिग्री सी, पर डिग्री सी। ठीक है, तो ये आंसर हुआ 4 इंटू 10 का पावर -3। चाहो तो आप 25 से कैंसिल करके 4 को भी कैंसिल करके आगे निकाल सकते हैं, बट इतना में भी चलेगा। अ मेटालिक वायर, अ मेटालिक वायर हैज
resistance, a metallic wire has resistance of 120 ohm at 20 degree C. At 20 degree C, find the temperature at which the resistance of same material rises to 240 ओम. ठीक है. where अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 40 पर डिग्री सी. ठीक है. ट्राई करिए, आपको टेम्परेचर निकालना है. देखो सर इसका आंसर 3। देखो क्या बोल रहा, इस सवाल में बोल रहा है कि वायर का रेसिस्टेंस 120 ओम है कब, जब 20 डिग्री सी है. तो हम लोग जैसे पहले करते आ रहे थे कि डाटा को लिखते रहो, तो वही काम कर रहे हैं कि आर नॉट इस बार है 120 और टी नॉट की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री सी. ठीक है. और आर टी की वैल्यू अपने पास टेम्परेचर निकालना है, इस पर टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर फाइंड करना अपने को. ठीक है. और आर एट एनी टेम्परेचर या आर की वैल्यू कितनी दी गई है 240 ओम के बराबर. अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 इंटू 10 का पावर माइनस 40 के बराबर दी गई है. ठीक है. बस डिग्री सी, कुछ खास बात नहीं है बेटा. अभी तक हम लोगों ने देखा था आर टी इज इक्वल टू क्या था, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. अब डेल्टा टी क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जो कि टी माइनस 20 डिग्री सी रखे. डिग्री सी में आंसर आएगा, है ना. अच्छा, अब सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं जरा और देखते हैं क्या क्या होने वाला है. तो यहाँ पे 240 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 120, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वो है टी माइनस 20 के बराबर. तो इसको उसको उड़ा दिया, आया 2, है ना, आया 2. तो इधर से आया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टी माइनस 20. तो ये आया 1 इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस 20. अब टी माइनस या अल्फा, टी माइनस है ना अपने पास, टी माइनस 20 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा हुआ. अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 2 इंटू 10 का पावर, थोड़ा अल्फा का वैल्यू गलत लग रहा है, 10 का पावर 40 नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो. हाँ सर, वो 40 नहीं 4 होना चाहिए शायद सवाल, है ना. गलत वही लग रहा सर, था, इसके कारण ही याद लगा गलत हो रहा करके। हो। 40 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए. गलत है शायद मैंने लिखने में सवाल, या सवाल इसमें याद गलत है, कोई बात नहीं. 4 लेते हैं, है ना. देखते हैं 5000 समथिंग था आंसर, अगर उतना आ रहा होगा तो फिर सही ही होगा. देख लेते हैं. तो दिस माइनस 20 इज इक्वल टू 10 का पावर 4 ऊपर चला गया बाई 2. तो 10 का पावर 4 मतलब 10,000 हो गया ना, ये 10,000 हो गया ना, 40, हाँ सही तो है, 10,000 हो गया. 10,000 को आप डिवाइड कर दो 2 से, हाँ सही है, 10 का पावर 4 ही था बेटा. ठीक है, 5,000 हो गया. तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 5020 डिग्री सी. ठीक है, ये 4 है, 40 नहीं है. 4 है, कॉपी कर लो. ग्राफ ऑफ आइदर रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर. ठीक है. तो अपने को क्या निकालना है, ग्राफ रेसिस्टेंस का या रेसिस्टिविटी का, दोनों का सेम ही ग्राफ है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में. तो हम लोगों ने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना है. चलो लिखना स्टार्ट करते हैं. मान लो यहाँ पर इस साइड के आर या फिर रो, दोनों में से कुछ दिया, और इधर टेम्परेचर दिया. ठीक है. तो देखो बेटा, 3 चीजें हैं अपने पास, एक है कंडक्टर, दूसरा अलॉय, और तीसरा इंसुलेटर. इंसुलेटर नहीं, सॉरी, सेमीकंडक्टर. इंसुलेटर क्या ही करना, सेमीकंडक्टर. यही 3 अपने लिए काम के हैं. कंडक्टर,
ठीक है, देखो बेटा, जो कंडक्टर है उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो उसका रैंडमनेस बढ़ेगा। तो रैंडमनेस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो गया है यानी करंट कम हो गया है, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ गया है। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, ये क्या है, टेम्परेचर है, ये है टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो कंडक्टर के लिए क्या होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। वेरएज अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर का टॉपिक हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, सबसे लास्ट में पढ़ा जाएगा 12 में। सेमीकंडक्टर आपके लिए भी है, बट एकदम लास्ट में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सेमीकंडक्टर के लिए अगर देखा जाए तो उसको टेम्परेचर के साथ जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे तो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस कम होता चला जाएगा। अगर एलॉय की बात करें तो एलॉय का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप क्या करने वाले हैं, अलॉय का रेसिस्टेंस कांस्टेंट रह जाएगा। तो ये किसके लिए है, अलॉय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कई बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोला जाता है, कई बार ड्रिफ्ट स्पीड भी बोला जाता है। ठीक है, सुनना ध्यान से, होता क्या है, अपने पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो समझ लो ऐसा, अगर मैं कर दूं कमरे में किसी रूम में मैंने सबकी आंख पे पट्टी बांध दिया है, सबकी आंख पे पट्टी बांध दिया है और छोड़ दिया है ना, सबकी आंख में पट्टी बांधकर छोड़ दिया भागने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा रास्ता है, दरवाजा खुला हुआ है, बस एक ही दरवाजा खुला हुआ है। तो क्या लोग चलो मैं ड्रॉ करके भी बताता हूँ, ज्यादा ही फील आएगा। तो अपने पास एक रूम है, इस रूम में बस यहाँ पर छोटा सा दरवाजा है, और बाकी जनता को, मैंने सभी जनता को क्या करा है, आंख में पट्टी बांधकर अंदर भगा दिया है, भाग बेटा भाग। ठीक है, तो क्या ये जो जनता अंदर की तरफ भाग रहे हैं, सबके पास वेलोसिटी है, सभी आ रहे, टकरा रहे, गिर रहे हैं, बट क्या वो इस दरवाजे से बाहर आ पाएंगे क्या, नहीं सर। पॉसिबल ही नहीं है ना। अब क्या है, अब क्या यही कुछ होगा इलेक्ट्रॉन के साथ भी। अब मैंने मान लो ऐसा कर दिया कि यहां पर एक मस्त से कुत्ता को बांध दिया है ना, और वो अलू लल्लू वाला नहीं, क्यूट सा टॉमी नहीं, है ना, भौंकने वाला, बहुत खतरनाक सा मैंने रख दिया पीछे की तरफ। ठीक है, तो अब भौंकना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा अब, जो नेट है आप देखो, तो कोई भी जनता ऐसा तो नहीं होगा कि कुत्ता पीछे भौंक रहा है, उसको आवाज तो पता चल रहा है तो वो पीछे की तरफ भागेगा, ऐसा कोई नहीं होगा, है ना, खतरों के खिलाड़ी छोड़कर ऐसा कोई नहीं होगा। तो बाकी चीज क्या होगा, ये जाएंगे फिर भी टकराएंगे, टकराने के बाद गिरेंगे, गिरने के बाद फिर से उठेंगे, फिर वो चलेंगे, सबका नेट वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगा कि आगे की तरफ होगा, सबका नेट मोशन आगे की तरफ होगा, सबका नेट मोशन आगे की तरफ होगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि अभी ऑल द पार्टिकल्स आर ड्रिफ्टिंग फॉरवर्ड, अगर इस डायरेक्शन को मैंने फॉरवर्ड रख दिया। ठीक है, तो कुछ यही कहानी होगा इलेक्ट्रॉन के साथ भी। दूसरा एक और डायग्राम बनाता हूं ताकि आप और समझें। बस अब इस अरेंजमेंट में क्या करा हम लोगों ने, मान लो यहां से सबसे पहले ये ऊंचा से नीचा किया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप किया गया है, पोटेंशियल चेंज है, ये अब हम लोग जानते हैं थोड़ा ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद। तो मान लो यहां से कोई अपने पास ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया, तो क्या होगा, ये आएगा पहले इससे टकराएगा, टकरा कर इधर टकराएगा, फिर टकरा कर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, फाइनली बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसका मोशन देखो क्या हो रहा है, इसका मोशन, ये आ रहा है टकरा, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। तो अगर हम लोगों ने बोल दिया, बाव हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को क्या समझा, तो हम लोगों ने बोला कि अच्छा मान लो अपने पास ऐसा कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, और कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, और हर इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम डायरेक्शन में है, मतलब ये इससे जा रहा है टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा, सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराए जा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद
मोशन में है बट टकरा रहे हैं, ये मोशन में है लेकिन टकरा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो ऐसा हुआ, मान लो ऐसा हुआ कि मैंने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, मतलब ये प्लस है ये माइनस है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लस तरफ जाएंगे। ठीक है, या हम लोगों ने पोटेंशियल भी बाद में, पोटेंशियल पे भी चर्चा करेंगे हम लोग, फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड से आप ज्यादा समझ सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मैंने लगा दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने, अब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करने लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागने लगेगा, यानी कि अभी भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा और रैंडम डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन अब सभी इलेक्ट्रॉन का मोशन एक नेट निकाला जाए अगर, तो सब का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है। ठीक है, अगर सबका कंपोनेंट ले लिया जाए, सबके कंपोनेंट लिए जाए, तो ये देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का नेट मोशन जो है बेटा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अभी भी इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन नहीं हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, बट वो एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देख बेटा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, अब हम लोग थोड़ा आराम से ना डेफिनेशन को खुद भी निकाल सकते हैं। क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन एक आगे की तरफ नेट मूवमेंट हुआ था इलेक्ट्रॉन का। कब हुआ था आगे की तरफ नेट मूवमेंट, कब हुआ था, when जब electric एक field was applied. इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लगाई फील्ड थी आया था, हमने। है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग थोड़ी देर में आएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में भी रिलेशन है ना, शायद बताया नहीं आपको उस टाइम पे नहीं था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में भी रिलेशन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन में आएगा इनसाइड द कंडक्टर, जब आप उसके टर्मिनल को क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर देंगे, तो वो एवरेज वेलोसिटी ही कहला जाएगा अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। यही हो जाएगा इसका डेफिनेशन। तो चलो समझ चुके हैं हम लोग, लिख लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी with which, the average velocity with which, electron travels, electron travels inside, electron travel inside the conductor, inside the conductor when external, when external potential, when external potential is applied across, is applied across its terminal or end, across its terminal or end, और end। अब देख बेटा, थोड़ा और हम लोग समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या बीती थी समझो। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो फोर्स था वो कितना हो गया था, वो कितना हो गया था, E टाइम्स E के बराबर हो गया था। इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स निकालें बेटा, यहां से एक्सेलरेशन निकालें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इंटू ई अपॉन एम लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अपने को अगर इसका वेलोसिटी निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं बेटा हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है क्योंकि नेट वेलोसिटी कुछ नहीं था, ड्रिफ्ट मतलब नेट आगे कितना जा रहा, तो वो 0 है। और ए इंटू टाउ बता सकते हैं, ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो अगर वीडी को लिखे हम लोग, वीडी को लिखे तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए इंटू टाउ लिख सकते हैं। ए की वैल्यू रख दो, ये आ गया अपने पास E इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ रखें, यह आ गया वीडी का एक्सप्रेशन।
रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है? ये वो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम है बिटवीन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो दो टकराने के बीच में, एक बार टकराया होगा इलेक्ट्रॉन, फिर जाकर टकराया होगा, तो इन दोनों के बीच में जो एवरेज टाइम होगा उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। देख बेटा, करंट हम लोग निकालना है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके लिए एक टर्म आप इमेजिन करते हैं, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो यहां पर कंडक्टर है कोई अपने पास, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन का एक ड्रिफ्ट होगा। तो मान लो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट है, मान लो इधर ही ड्रिफ्ट है वीडी। तो अगर डेल्टा टी टाइम में मैं बोलूं, तो डेल्टा टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, अपने को पता है ये डिस्टेंस होगा वीडी टाइम्स डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाला जाए इन डेल्टा टी टाइम्स या इन दिस वॉल्यूम निकाला जाए, तो वो कितना होगा बेटा? वो होगा एन इंटू, एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या है बेटा? वीडी इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस था, ए एरिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर टोटल चार्ज में बोलो बेटा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होगा? N इंटू इलेक्ट्रॉन होगा। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, या कैपिटल N लिख देता हूं मैं, कैपिटल N लिख देता हूं। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अपने पास? N इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ई, टोटल चार्ज बन गया। अगर मैं करंट बोलूं आई, तो एवरेज करंट या फिर करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम या चार्ज यूनिट फ्लो, चार्ज फ्लोइंग इन डेल्टा टी टाइम। तो अब इसको डिवाइड कर दो, यानी करंट का एक्सप्रेशन कितना आ गया? डेल्टा टी कट गया, आया वो एन ई ए वी डी। ये एक्सप्रेशन बहुत काम का है और हमेशा याद रखना कि करंट का एक्सप्रेशन जो है वो है एन ई ए वी डी के बताएं। करंट इज स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा क्यों? ऑल्दो करंट का डायरेक्शन है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर के लिए हम लोगों ने एक बात पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना पड़ता है, जो कि ये नहीं करता। ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। दूसरा, कई बार कई टीचर आपको बोलते मिल जाएंगे ये एक टेंसर क्वांटिटी है, थोड़ा सा ज्यादा दिखाने के लिए, बट 12वीं के लेवल तक सिर्फ स्केलर और वेक्टर ही अपने लिए होता है, कोई टेंसर की बात करने की जरूरत नहीं होती है। तो स्केलर क्वांटिटी है, टेंसर वगैरह अपने को अभी समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, 12वीं तक डिफाइंड ही नहीं है ये। जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तब जाके डिफाइंड होता है। आ जाओ, तो स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करें करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। आइए, तो करंट डेंसिटी होता क्या है बेटा? ये एक, पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, इसको डिफाइन किया जाता है ऑल्दो जे से, जे से डिफाइन किया जाता है करंट डेंसिटी को। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, है ना, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अब करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया को लिखना है बेटा, तो J इज इक्वल टू, पहली बात अगर हम लोग लिखें तो I बाई ए भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसको लिखें, इसमें देखो A क्या है? एरिया वेक्टर है, तो I को क्या लिख सकते हैं हम लोग? I को हम लोग लिख सकते हैं J डॉट ए, लिख सकते हैं J डॉट ए लिख सकते हैं। A इज एरिया वेक्टर,
इज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और अब हम लोग जानते हैं एरिया वेक्टर क्या है, जे इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। अच्छा, देख बेटा एक और टर्म अगर देखा जाए, है ना, आई की वैल्यू क्या है, एन ई ए वी डी, तो जे की टर्म्स क्या हो जाएगी, जे हो जाएगा एन ई, ए हट जाएगा, वी डी हो जाएगा। तो ये एक टर्म है जे, जो करंट डेंसिटी है, ये इकलौता टर्म अभी अपने को दिख रहा है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है। इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। बट अगर आई की बात करें तो ये डिपेंड्स ऑन एरिया, इट डिपेंड्स ऑन एरिया। ठीक है, इसको भी देख लो। अब ए क्या है, एरिया वेक्टर है। तो मान लो कभी ऐसा हो अपने पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर करंट की डायरेक्शन आगे की तरफ है, बट उसका एरिया वेक्टर किसी एंगल पे है, ये एंगल थीटा है। तो बस इतना जानना है अपने को कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट लेना है मतलब ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो अगर जे को यहाँ पर आप लिखें, जे को लिखें तो वो हो जाएगा आई, आई को अगर हम लोग लिखें, है ना, आई को लिखें तो वो हो जाएगा जे डॉट ए वेक्टर, और उसी को हम लोग लिख सकते हैं जे ए कॉस थीटा। ये उसी बात को दिखा रहा है। ठीक है, relation between, next is relation between, next is relation between current density, drift speed, next is relation between current density, अरे हट जाओ भाई, next is relation between current density, density, drift speed, drift speed, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी हम लोग निकालने वाले। देखो बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि J इज इक्वल टू क्या है, एन ई वी डी है, ए नहीं था। और वी डी इज इक्वल टू भी पढ़ा था, वी डी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, वी डी इज इक्वल टू, वी डी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो होता है ई इंटू ई इन डिवाइडेड बाई एम के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक, चलिए और हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। तो जे को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, जे को हम लोग लिख सकते हैं एन ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू टाउ भी था यहाँ पे, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये कितना आ गया अपने पास, जे की वैल्यू आई एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आई। ठीक है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आई। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक और बात अगर नोटिस किया जाए कि अपने पास करंट के लिए भी कुछ पता था, हमारे पास करंट के लिए भी कुछ पता था। I इज इक्वल टू ऑल्सो था, वो भी हम लोग जानते हैं, I इज इक्वल टू था एन ई ए वी डी के बराबर। और वी डी की वैल्यू वापस से अगर रख दें, वी डी की वैल्यू वापस से रख दें तो वो हो जाता एन ई इंटू ए इंटू वी डी के जगह पे अगर रख दिया जाए, वीडी के जगह पे अगर रखा जाए उसकी वैल्यू, तो ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है, तो यहां पर अगर करंट को देखा जाए तो ये है एन इंटू ई स्क्वायर इंटू एरिया इंटू टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। यानी देख बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एरिया पे डिपेंड कर रहा, वो भी एरिया पे डिपेंड कर रहा, एरिया पे डिपेंड कर रहा, या इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एरिया, डिपेंड्स ऑन एरिया, ये भी कर रहा। अच्छा, ये जो टर्म है बेटा, ये जो टर्म है एन ई स्क्वायर अपॉन इंटू टाउ अपॉन एम, इसको ही हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोलते हैं। तो सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल।
तो सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड सिग्मा इज इक्वल टू है Ne² इंटू टाउ अपॉन m के बराबर, यानी J को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। ठीक है, समझ? देखो ये जो अपने पास सिग्मा है, सिग्मा 1/सिग्मा इज रेसिस्टिविटी, 1/सिग्मा इज रेसिस्टिविटी, जो हम लोग आगे पढ़ते हुए आए थे। 1/सिग्मा इज रेसिस्टिविटी, यानी जे को चाहे तो आप ई अपॉन रेसिस्टिविटी भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब आते हैं जरा ओम्स लॉ पे, आते हैं हम लोग ओम्स लॉ पे। ठीक है, देखते हैं ओम्स लॉ को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो J इज इक्व टू अपने पास क्या है बेटा, J इज इक्व टू है सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, J इज इक्व टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, ये हम लोग जानते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, वो होता है पोटेंशियल इंटू लेंथ के बराबर। ठीक है, पोटेंशियल इंटू लेंथ, सॉरी, पोटेंशियल इज इक्व टू होता है अपने पास E/L। क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक, E इज इक्व टू होता है, एक सेकंड को इसको हटाता ही हूं, इसको हटाता हूं, E इज इक्व टू dV/dL होता है, उसी से लिखना अपने को। चलो कोई बात नहीं, एक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा E इज इक्व टू dV/dL या dV/dx लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर V लिखा जाए तो वो E.L के बराबर होता है। ठीक, तो यहां पर अगर हम लोग क्या लिख दें, चलो E को लिखना अपने पास, तो सिग्मा J इज इक्वल टू आया सिग्मा, यहां पे आया V/L, यहां पे आया V/L। अच्छा, V/L आया। J को क्या लिख सकते हैं हम लोग, J को करंट पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आया सिग्मा अपॉन L इंटू V लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, V इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/सिग्मा इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू I लिख सकते हैं। जरा एक बात बताना, 1/सिग्मा किसके बराबर है, रेसिस्टिविटी के बराबर है, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया लिख सकते हैं इंटू I। क्या ये देखा देखा लग रहा है क्या, ये जो रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, ये RI हो गया, ये है यस ओम्स लॉ, सर। यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I आ गया, यहीं से बोला गया था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I आया। ठीक है, समझ में आया लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। सो अपना जो ओम्स लॉ है ये हर बार वैलिड नहीं होता है, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। सो ओम्स लॉ इज नॉट, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, यानी कि कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा जब ये लॉ होल्ड नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक है, इट इज obeyed by, it is obeyed by metallic conductor, it is obeyed by metallic, it is obeyed by metallic conductor, and that too about normal working temperature, working temperature only, only sometime, second point, sometime it is not true for some material also, not true for some material, some material also. नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर एंड वोल्टेज बहुत हाई है तब भी ये फॉलो नहीं हो पाता। इफ
if if voltage or current is very high, if voltage or current, if voltage or current is very high, very high, then even ohmic conductor also does not obey it, also does not obey it। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या क्या था इसमें, कि मेटालिक कंडक्टर अगर है ना, तब भी ये वर्किंग टेम्परेचर यानी नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर अगर है तभी तक काम कर पाता है। कई बार तो ऐसा होता अगर हाई टेम्परेचर कर दिया तो ये लॉ फॉलो भी नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसा भी पॉसिबल है, कई बार ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कुछ मटेरियल फॉलो ही नहीं करते हैं, उन मटेरियल के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। कई बार ऐसा है कि वोल्टेज टेम्परेचर जब बहुत हाई होगा, तभी बहुत हाई होगा, तब जो ओमिक कंडक्टर है, मतलब वैसे कंडक्टर जो नॉर्मल कंडीशन में फॉलो कर रहे थे ओम्स लॉ, वो भी फॉलो नहीं करते हैं अगर टेम्परेचर कंडीशन हम लोग क्या कर रख दें, टेम्परेचर ऑन सॉरी वोल्टेज ऑन करंट को हाई रख दें। ठीक है, देखो समटाइम वी सीजेस टू प्रोपोर्शनल टू आई, अगर हाई कंडक्टर जो अभी हम लोग बात किए ना, हाई करंट वगैरह होने लगे या पोटेंशियल होने लगे तो क्या हो जाएगा। तो इसी के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करे बेटा, इसके लिए ही ग्राफ ड्रॉ करे, तो नॉर्मल कंडीशन में वी और आई प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब सीधा। बट अगर वी बहुत हाई होने लगे, बहुत हाई होने लगे, सपोज वी ज्यादा हाई हो रहा है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रह पाता, तब ये घूम जाता है। अगर करंट हाई होने लगेगा तो ये करंट की तरफ घूमने लगेगा। ठीक है, अच्छा ये तो था इस बात का। कुछ डायोड्स होते हैं कई बार, फॉर डायोड अगर बात करें, फॉर डायोड, ठीक है, तो अगर डायोड के लिए बात करें तो उसके लिए वी आई, जो हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, अगर हम लोग वी और आई का कर्व बनाए, वी और आई का कर्व बनाए, तो वो थोड़ा सा बस यहां पे रहता है, फिर इसके बाद ऊपर जाता है। इसे नी वोल्टेज वगैरह बोलते हैं, अभी अपने को समझने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसे आता है। ठीक है, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स या वी आई कर्व फॉर डायोड ये कुछ इस प्रकार का होता है, यहां भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। कई बार ऐसे भी होते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो वी आई का कर्व है वो यूनिक वैल्यू नहीं देता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर वी आई का कर्व हम लोग बनाए हैं तो कुछ वैल्यूज तक तो वो यूनिक कर्व देता है, कुछ वैल्यूज तक तो वो यूनिक वैल्यू देता है, बट उसके बाद वो यूनिक वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, मतलब यहां पर देखो तो एक करंट के लिए एक वोल्टेज था, बट अभी देखोगे तो सेम करंट के लिए दो वोल्टेज आने लगेंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि नॉट, ये जो कर्व है ये यूनिक वैल्यू फॉर करंट और वोल्टेज नहीं रह पाता है ना। तो देयर आर सम केसेस इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन इन विच द रिलेशन बिटवीन V and I is not unique, V and I is not unique। ठीक है, ये डायड का केस है, समझ में आया। मोबिलिटी, मोबिलिटी जिसे म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल पूछा जाता है ना कि ड्रिफ्ट मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है ना, क्या बच्चा खुश होकर मारता है, यस सर। देखो वीडी बाई ई, वीडी का एक्सप्रेशन क्या था अपने पास, ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टी, और ये आया ई, ई मर गए, तो मोबिलिटी क्या आया, ई इंटू टाउ अपॉन एम, यह है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। अच्छा, अब 2-4 पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं, है ना। आपको पता, अच्छा, कंडक्टिविटी क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर है या मेटल्स क्यों बोला जाता है कि जो कंडक्टर हैं या मेटल्स हैं वो वेरी गुड कंडक्टर हैं? क्योंकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन कंडक्टर, इन कंडक्टर, कंडक्टर, इन कंडक्टर, दी electrons are, the electrons are mobile, mobile charge carrier, charge carrier। अगर हम लोग कई बार कंडक्टिविटी गैसेस के लिए भी बात होती है ना, तो गैसेस वगैरह के लिए हम लोग बात करें तो आयोनाइज्ड गैसेस, आयोनाइज्ड, फॉर आयोनाइज्ड गैस, फॉर आयोनाइज्ड गैस, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस, positive ions are चार्ज कैरियर या आर चार्ज आयंस भी बोल सकते हैं। सो ये इसके लिए मोबाइल कैरियर आयोनाइज्ड गैस के लिए या तो इलेक्ट्रॉन है या तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव आयंस है, जिनको आप मोबाइल कैरियर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, है ना, तो यहां पर जो मोबाइल कैरियर्स होंगे ये दोनों हो सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। ठीक है। अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, तो यहां पर जो मोबाइल कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम लोग होल्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो वहां पर मोबाइल कैरियर, तो मोबाइल कैरियर किसमें किसमें क्या क्या है, तो अगर कंडक्टर की बात करी जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर आयनाइज के बात, आयनाइज गैस की बात की जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयंस है। इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात की जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं। समझ में आया?